आज भी मैं आधी रात को परेशान होकर उठ बैठी थी। आज भी मुझे वही महसूस हो रहा था जो हर रात महसूस होता था। कई बार मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि पहले तो मैं अपनी वालिदा के पास उनके घर में सोती थी, लेकिन जब से मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था तब से मैं अपने वालिद के पास आ गई थी। क्योंकि दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करें, तभी समझ आएगी। आखिर में वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक चैनल अनसब और वीडियो डिसलाइक कर दे। हम इतनी मेहनत से कहानी का स्क्रिप्ट बनाते हैं और लिखते हैं, ये एक किस्म की मूवीज ही होती हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी और तब से मैं अपने सौतेले बाप के घर में रह रही थी। लेकिन कुछ अरसा पहले ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मेरे वालिद साहब मुझे अपने घर लेकर अपनी माँ की दूसरी शादी की वजह से मैं उनसे बदज़न हो गई थी और उन से ज़्यादा लगाव नहीं था। मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों से ही कोई लगाव नहीं था, क्योंकि मैंने अपने सौतेले बाप के घर में बहुत ही बदतरीन ज़िंदगी गुजारी थी। मेरी माँ को मेरे सौतेले बाप से काफ़ी बच्चे हो गए थे, उनका ध्यान मुझसे हट गया था और मेरे सगे बाप ने भी दूसरी शादी कर ली थी। वो दोनों अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुश थे और एक मैं थी जो तन्हा थी। अम्मा की वफ़ात के बाद जब मेरे वालिद मुझे लेने तो मैंने इसमें आफियत जानी। सौतेले बाप के घर में रहकर भला मुझे क्या करना था। ये जैसे भी थे मेरे सगे वालिद थे, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन यहाँ आकर मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे यहाँ हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे जो मेरे साथ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात पेश आने लगे। दूसरे तो तमाम वाक़यात मैंने नज़रअंदाज कर दिए थे, लेकिन मुझे आधी रात को महसूस होता था कि कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मेरी सौतेली माँ भी मर चुकी थी और मेरे वालिद के 2 बेटे थे। क्योंकि वो मेरे वालिद के ही बेटे थे, इसलिए मेरे लिए मुहर्रम थे और मुझे फिक्र नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने मुहर्रम रिश्तों से ही इतनी तकलीफ़ मिलने वाली है। मेरा छोटा भाई जावेद, जिसकी उम्र 16 साल थी, वो हर वक्त खामोश रहता था, कोई बात नहीं करता। मेरा इससे सामना ज़्यादा नहीं होता था। मैं उसे देखती थी तो मुझे अजीब महसूस होता था, क्योंकि इसकी आंखों के किनारे लाल होते थे जैसे कोई नशे बंदे की होती हैं। इस घर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे ये भी पता चला कि पड़ोस में हमारे चाचा का घर है और मेरी चाची रोज़ाना अब मेरे घर आने लगी थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम बिन माँ की बच्ची हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने घर के कामों से वक्त निकाल कर यहाँ आती हूँ ताकि तुम्हारी खैर खबर ले सकूं। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ के बाद अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तो तुम्हारी सौतेली माँ भी जिंदा होती तो मुझे आने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ भी नहीं है और तुम्हारी सगी माँ भी चली गई, इसलिए मुझे तुम्हारा बहुत दुख होता है। तुम जो उन जहाँ लड़की हो, इस घर में अकेली रहती हो, मुझे तुम्हारी फिक्र लायक होती है। अपनी चाची की ये बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। भला अपने सगे बाप और भाइयों के साथ रहते हुए मुझे किस किस्म की परेशानी हो सकती थी। ठीक है, मेरे भाई मेरे माँ से नहीं थे, लेकिन मेरे बाप से तो सगे ही थे। मेरे वो शरई तौर पर मेरे लिए मुहर्रम थे और मुझे भला अपने ही महरमों से क्या ख़तरा हो सकता था। चाची हर बार मेरे घर में आकर अजीब व गरीब किस्म की बातें करती थी और मुझे परेशान करके चली जाती थी। चाची का नाम समरा है। चाची इशारों की नहरों में मुझे कुछ बावर कराने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे उनकी किसी बात का मतलब और मकसद समझ में नहीं आता। तकरीबन हर रोज़ मेरे लिए खाना भेज देती थी अपने छोटे बेटे के हाथ। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और मैं दिल ही दिल में चाची समराहे की बहुत मशहूर होती जा रही थी। इतना तो मेरी सगी माँ ने भी मेरा ख्याल नहीं किया था जितना मेरी चाची मेरा ख्याल रख रही थी। मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि खूनी रिश्ते हैं, आपका ख्याल रखिए, ये बस इंसानियत की बात होती है। खुदा किसी के दिल में इंसानियत भर देता है। मेरे वालिद भी मुझ से ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैं इस घर में बिल्कुल तन्हा थी।
मेरी कोई सहेली भी नहीं थी। थोड़ी देर के लिए समराहे चाची आ जाती थी तो मुझे बहुत ढारस मिलती थी। वो मुझसे मेरे सौतेले बाप के बारे में पूछती थी कि वहाँ मैं कैसी जिंदगी बसर कर रही थी, और मैं तो इस इंतज़ार में थी कि किसी को अपना हाल दिल सुना, और मैं अपने दिल का सारा हाल चाची समराहे को बता दिया करती थी। अब लेकिन मैं रात वाले वाक़ये की वजह से परेशान थी और इस बात का जिक्र मैं किसी से कर भी नहीं सकती थी। रोज़ाना रात को सोने के बाद मुझे महसूस होता कि कोई इस कमरे में मौजूद है। फिर मैं बत्ती जलाकर सारा कमरा सही तरीके से देख लेती, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता था। मेरा दिल और ज़हन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये मेरा वहम है। मुझे बाकायदा किसी की मौजूदगी महसूस होती थी, इसलिए मुझे ठीक से रात को नींद भी नहीं आती थी। मैं बार बार उठकर अपने कमरे की तलाशी लेती थी। कभी कभी मुझे महसूस होता था कि पर्दे के पीछे कोई शख्स छुपा हुआ है। खौफ के मारे मैं अपनी जगह से हल भी नहीं पाती थी। फिर बड़ी हिम्मत करके मैं बत्ती जला कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था। मैं सोचती थी शायद कोई खिड़की के जरिए अंदर आता है और मेरे जागते ही वो भाग जाता है, क्योंकि खिड़की भी थोड़ी सी खस्ता हाल थी जिससे आसानी के साथ खोला जा सकता था। फिर कभी मुझे महसूस होता था कि बेड के नीचे कोई मौजूद है। मुझे सांस लेने की आवाज़ आती थी। काफ़ी देर खौफजदा रहने के बाद मैं हिम्मत करके देखें तो बेड के नीचे कोई भी नहीं होता था। कभी मुझे लगता था कि वो शुक्सह में कोई है तो कभी लगता था कि अलमारी के पीछे छुपा हुआ है। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी हुई थी कि चाची समराहे आ गई और मेरी हालत देखकर मुझसे सवाल किया कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। इस दिन तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, हालांकि मैं हर बात उनसे अब कह दिया करती थी, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि वही मेरी वाहिद हमदर्द है इस घर में। क्यों ना मैं अपनी परेशानी उनको बताओ, इस तरह से वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेगी। यही सोचकर अगले दिन मैंने सारी बात समराहे चाची के गोश गुजार कर दी थी। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई। फिर उन्होंने उधर उधर देखा जैसे कि एक राजदाराना गुफ्तगू मुझसे करना चाहती हो। मुझसे पूछा कि तुम्हारे वालिद घर पर है। मैंने कहा नहीं, वो बाजार गए हुए हैं सब्जी लाने के लिए। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई और फिर मेरे कान में ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हकीकत है। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उनकी बातों पर गौर व फिक्र करती रही। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मुझे लगा कि समराहे चाची सच नहीं बोल रही है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। लेकिन अगले ही दिन मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। जब मैं सुबह चाय बनाने के लिए किचन में गई तो देखा कि मेरा छोटा भाई जावेद, जो कि 16 साल का था, वो मेरे कमरे से निकल रहा है, अपनी आंखें मूंदती हुए जैसे कि अभी नींद से ज़्यादा हो। मैंने इसे रोक कर पूछा, क्या तुम रात मेरे कमरे में सो रहे थे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने कमरे में था। मैंने कहा कि तुम फिर मेरे कमरे से क्यों निकल रहे थे? उसने मुझसे कहा कि मुझसे ज़्यादा सवालात मत करो, मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ऐसा कहता हुआ वो बाहर चला गया। तो मैं परेशान होंगी, यानी कि समराहे चाची सच बोल रही थी। शाम को जब समराहे चाची आई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बात में सदाकत है। मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे आपकी बात का यकीन आ गया है। मेरी बात सुनकर वो परजोश होंगी और कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें सच कहा है, आजकल किसी का भरोसा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताती हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, वरना अपने ही बाप के घर में तुम बर्बाद होकर रह जाओगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी हिफाजत के लिए जो मुझसे हो पड़ा मैं वो करूंगी। लेकिन आगे से उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली जिस पर अमल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और मुझे कहा कि मुझे हर हाल में ऐसा करना होगा। उन्होंने काफ़ी दलाइल पेश किए। उनके दलाइल मुझे किसी हद तक मजबूत लगे थे और मैं सोचने पर मजबूर हो गई, और फिर मैंने वही किया जो समराहे चाची ने मुझसे करने को कहा। अगली ही सुबह मैंने बिलावजा शोर मचा दिया। मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर मेरे वालिद अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने मुझसे इस्तिफसार किया कि मैं क्यों चीख रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे ज़्यादा तो मैं अपने सौतेले बाप के घर में महफूज थी। यहाँ पर मुझे खतरा है, मेरी इज्जत महफूज नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे वापस जाना है। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें उन लोगों के पास नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है और वहाँ पर मुझे किसी पर
भरोसा नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक मुझे तसल्ली थी कि तुम अपनी माँ के साथ हो। अब जबकि तुम्हारी माँ ही वहाँ नहीं है तो फिर क्यों जाऊंगी तुम? मैंने कहा क्यों कि इस घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गए और कहा कि तुम्हें किससे खतरा है? यहाँ दो मेरे बेटे और तुम्हारे भाइयों के अलावा कोई भी नहीं है। तो मैंने फौरन जावेद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे इस से खतरा है। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे कहा कि तुम अपने ही सगे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारा इसके साथ किस कदर मुकद्दस रिश्ता है? उनके जवाब में मैंने वही सब कुछ कहा जो चाची ने मुझे कहने को कहा था। मैंने कहा कि अब्बा जान, यही तो क़यामत की निशानी है। इसीलिए तो इस्लाम ने 10 साल की उम्र में बहन भाई का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया है। आखिर इस्लाम के इस हुक्म के पीछे कोई तो मसलहत हो गई ना, वरना बना किसी मसलहत के कोई हुक्म नहीं आता है। तो मेरे वालिद साहिब ने कहा कि बिस्तर तो दूर की बात, तुम्हारा तो कमरा ही अलग है। तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने कहा यही तो परेशानी है कि आपका ये बेटा आधी रात को मेरे कमरे में आता है। इससे पूछा कि क्या करना है? मैं सारी रात खौफ में गुजार देती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहिब ने जावेद की तरफ देखा और बोला कि क्या ये सच कह रही है? तुम रात को इसके कमरे में जाते हो? तो जावेद ने फौरन इनकार कर दिया और ने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है उसके कमरे में जाने की, और अगर मैं चला भी गया तो मैं उसका भाई हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है। मैंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद सुबह उसे अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। इससे पूछेंगे कि ये किस मकसद के लिए इतनी रात को मेरे कमरे में आकर रुक जाता है। मैं बार बार जाकर अपने कमरे की तलाशी लेती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ मेरी नींदें हराम हो गई हैं। चाची के कहने पर मैंने सब कुछ इस तरह की अदाकारी की कि मेरे वालिद साहिब को मेरी बात का यकीन आ गया और उन्होंने जावेद को बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया और मार मार के इसकी हालत ख़राब कर दी। वो इसे जान से ही मार देते, लेकिन अपने बेटे को कौन मारता है? इसलिए उन्होंने जावेद से कहा कि घर से निकल जाओ, सारी ज़िंदगी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इस वक्त चाची भी आ गई और वो बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था उनका कोई मकसद पूरा हो गया है। लेकिन इस वक्त मैं समझने से कासिर थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। मेरे वालिद साहब ने जब जावेद को घर से निकाल दिया तो मेरी चाची ने मुझे शाबाशी दी और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन न जाने क्यों चाची की बात मानने को आज भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। शक मैं मुब्तला थी, दिल बात को नहीं पकड़ रहा था। जिस दिन जावेद को घर से निकाला गया, इस रात में अपने कमरे में आई ताका में सुकून की नींद सोसी को मुझे लग रहा था कि वो जावेद ही है, क्योंकि मैंने इसे अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। न जाने कमरे में आने का इसका क्या मकसद था, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि वो इस घर से हमेशा के लिए चला गया है। मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। मैं सुकून से सो गई, लेकिन अचानक ही किसी आवाज़ से मेरी नींद में खलल पैदा हो गया। मेरी आंख खुली तो अंधेरे में एक साया सा मुझे नजर आया जो बिल्कुल मेरे बेड के करीब पड़ा हुआ था। मैं उठ खड़ी हुई और खौफ के मारे चीख मारना चाहिए, लेकिन वो जो भी था उसने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी चीख दबा दी। इसने मेरा एक बाजू पीछे की तरफ ले जाकर मुझे काबू किया और मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में बोला कि अपने भाई को तो तुमने इल्ज़ाम लगाकर घर से निकलवा दिया है, यही तो मैं चाहता था। वो और भी न जाने क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और क्या चाहता है और कहाँ से आया है। वो क्यों मेरे भाई को निकलवाना चाहता था? इस बात के पीछे इसका क्या मकसद था? मैं समझने से कासिर थी। मेरा इस वक्त अपनी अक्ल पर मातम करने को दिल चाह रहा था। कैसे मैं चाची की बातों में आकर अपने ही भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलवा दिया। मैं सोच रही थी कि चाची ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और ये शख्स कौन है जो आधी रात को मेरे कमरे में आया है। यानी कि यही वो जो रोज़ाना आता था, और वो इतना शातिर था कि मेरे जागते ही कमरे से गायब हो जाता था, लेकिन वो खिड़की के जरिए से आता था या फिर कोई और चोर रहता था इस कमरे में जिसका मुझे इल्म नहीं था। बड़ी मुश्किल से इसने मेरे मुंह से हाथ हटाया तो मैंने सवाल किया कि तुम कौन हो। मेरे सवाल पर वो हंसने लगा
और कहा कि मैं तुम्हारी समराह चाची का बेटा हूँ। तुम्हारे बाप ने मेरा और माँ का जायदाद मैं से हिस्सा बेच कर खा लिया है। हमारा एक प्लाट था जो मेरे दादा जी ने हमारे नाम किया था, जिसे तुम्हारा बाप हड़प कर गया, और जो बच्ची कच्ची मलकियत थी वो जावेद और अपने बड़े बेटे के नाम कर दी। तुम्हारा बाप और भाई हमारे कसूरवार हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हम सुकून से रहते जिन बेटों की खातिर तुम्हारे बाप ने हमारा हक मारा था। आज इसी बेटे को तुम्हारे बाप ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारे कहने पर बेवकूफ़ लड़की, मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी कम अक्ल हो कि इतनी आसानी से मेरी माँ की बातों में आ गई। लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जावेद घर से निकल गया और तुम्हारे बड़े भाई के साथ भी कोई ना कोई हादसा पेश आएगा, और आज रात तुम्हारी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। ऐसा कहते हुए इसने मुझे धक्का दिया और मैं लड़खड़ाती हुई बेड में जा गिरी। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, मैंने सामने पड़ा हुआ गुलदान उठाया और जोर से इसके सर पर मार दिया। वो गुलदान काफी भारी था और मेरा हमला इतना अचानक था और मैंने मारा भी बहुत जोर से था। उसके सर से खून बहने लगा। वो अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। मैं फौरन बाहर की तरफ भागी और अपने बाप और बड़े भाई को जगाया। उन्हें कहा कि मुझे चाची समराह ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। वो आप लोगों से बदला लेना चाहती थी और इस का बेटा मेरे कमरे में मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। आकर अपनी आंखों से देख ले। मेरी बात सुनकर तो बाप और बड़े भाई को गुस्सा आ गया और वो कमरे की जानिब भागते देखा तो वहां सर पकड़ समराह चाची का बेटा बैठा हुआ था। शायद इसका सर चकरा रहा था और वो उठ नहीं पा रहा था। मेरे भाई ने इसे देखकर ही मारना शुरू कर दिया। वो तो पहले से जख्मी हो चुका था। मेरे भाई ने मार मार कर उसकी दुर्गत बना दी और मेरे वालिद साहब जाकर समराह चाची को जगा कर ले और कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे घर में आधी रात को घुस आया है और तुमने मेरी ही बेटी को वरगला कर मेरे बेटे को घर से निकलवा दिया। वालिद साहब की बात सुनकर समराह चाची फट पड़ी और कहा कि तुम्हारी अपनी बेटी बद किरदार है। ये रोजाना रात को मेरे बेटे को कमरे में बुलाती है और इल्जाम उसने जावेद पर लगाया। मैंने इससे कुछ नहीं कहा। ये लड़की खराब किरदार की मालिक है। समराह चाची मेरे खिलाफ अपने मुंह से जहर उग रही थी और मैं हैरत से उनका असल चेहरा देख रही थी। काश कि मुझे पहले अक्ल आ जाती, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम लोग बड़े नुकसान से बच गए। मेरे वालिद साहब ने पुलिस को फोन किया। पुलिस यहाँ आई तो इससे कहा कि ये लड़का हमारे घर से कुछ चरा कर भाग रहा था। पुलिस ने समराह चाची के बेटे को हिरासत में ले लिया और वो जेल चला गया और मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाकर मुझसे मुआफ़ी मांगे और भाई को ढूंढकर वापस ले आए। ऐसा देखकर समीरा चाची की हालत और ख़राब हो रही थी। मुझे लग रहा था कि वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, और ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि समराह चाची इंतकाल कर गई थी। उनके मरने के बाद मैंने दिल से माफ़ कर दिया था और खुद का शुक्र अदा किया कि मैं इतने बड़े नुकसान से बच गई और मुझे अक्ल आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।